नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने लगभग 244 जिलों में सिविलियन को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। मॉक ड्रिल किस तरह का? ये वो मॉक ड्रिल है जो किसी भी देश में अगर युद्ध छिड़ जाए, उस पर हमला हो जाए, तो उसके पहले युद्ध में सिविलियन को कैसे बचाया जाए, सिविलियन को किस तरह से हेल्प पहुंचाया जाए, इस तरह की मॉक ड्रिल सिविलियंस को कराई जा रही है। और लगभग भारत के 244 जिले में इस तरह से ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। इसमें आप देखो, राजस्थान में आप पूरी लिस्ट दे सकते हो। इन इन जिलों में ये सारी मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि हवाई हमला अगर हो जाता है तो उसकी चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाएगा। ठीक है, हमले के लिए समय नागरिक खुद को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि रात के दौरान पूरी की पूरी रोशनी वहां पर हटा दी जाएगी। महत्वपूर्ण जो भी कारखाने हैं, हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं, न्यूक्लियर ठिकाने हैं, उसको हमले के वक्त छिपाना है, लोगों से जगह खाली कराना है और उन्होंने सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। इस तरह की मॉक ड्रिल जो अभी सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया, इस तरह की मॉक ड्रिल आज से पहले 54 साल पहले हुई थी, यानी कि 1971 1971 में इस तरह की मॉक ड्रिल कराएगी। जो 1971 का युद्ध हुआ उससे पहले, उसके बाद 1999 का कारगिल वॉर भी हुआ, लेकिन उस समय भी इस तरह की मॉक ड्रिल नागरिकों से नहीं करवाई, क्योंकि जो कारगिल युद्ध था वो एक बहुत सीमित क्षेत्र में होने वाला युद्ध था, जबकि जो 1971 का जो वॉर था वो एक फुल फ्लेज वॉर थी, जिसमें भारत की और पाकिस्तान की तीनों सेनाएं आपस में भिड़ी थी। तो क्या इसी तरह का वापस युद्ध होने वाला है? इस तरह के बड़ा सीन बन रहा है कि भारत को इस तरह की मॉक ड्रिल कराने की जरूरत पड़ रही है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। क्या होने वाला है? देखो, इस वीडियो में हम इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपके और मेरे दिमाग में चल रहा होगा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? क्या अब आगे सवाल आता है, अगर युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। आपने बहुत सारा कंपैरिजन यहाँ पर देखा होगा। हम देखेंगे कि क्या भारत के सामने पाकिस्तान की इतनी स्थिति है कि वो भारत के सामने युद्ध में टिक पाएगा। अगर भारत की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है कि वो भारत के साथ युद्ध कर लेगा? आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान की हालत ना मिलिट्री लेवल पर वो भारत की बराबरी में, और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा उसकी खराब हो रखी है। कई इसके पीछे पूरा गेम प्लान चीन का तो नहीं है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चीन का इसमें क्या क्या रोल होने वाला है, भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, और एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी देशवासियों के साथ सामने ये है कि अभी जो है इसमें पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जाने वाले हैं। पीओके पे भारत का कब्जा होना चाहिए, वापस भारत के कब्जे में इसको वापस लेना है, ये सभी देशवासियों की डिमांड है। और जो बलूचिस्तान है, जहाँ पर वहाँ पर विद्रोह चल रहा है, वो बलूचिस्तान भी एक तरह से नया देश बन जाना चाहिए, जैसे 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बन गया। इन सारे चीजों पर चर्चा करते हैं। देखो, ये सब चीजें हो क्यों रही? घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम आप सबको पता होगा। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादी आते हैं और कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट थे, निर्दोष भारत के नागरिक थे, उन पर धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई। ये एक तरह से सीधा अटैक था। जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई की गई कि जानबूझकर भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा करे। मतलब पाकिस्तान खुद चाह रहा है कि उसके खिलाफ युद्ध है। पहले भी उसने ऐसा काम किया, वो सैन्य अटैक था, सेना पर, भारत की सेना पर अटैक था। भारत ने वापस स्ट्राइक के तौर पर इसका जवाब दिया। लेकिन ये जो घटना हुई, जो सिविलियन को इस तरह से धर्म पूछकर मारना, ये जो पहलगाम, इसके बाद पूरे देश में एक तरह से आप देखो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। और भारत भी अब इस तरह के मूड में है, एक निर्णायक मोड पर, कि भारत से यहाँ पर एक संभव है कि एक बड़ा युद्ध यहाँ पर हो सकता है। पाकिस्तान खुद चाह रहा है कि वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा युद्ध हो जाए। अब यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाह रहा है, ऐसा क्यों होने वाला है। अब जो 22 तारीख को जो हुआ था, उसके बाद भारत ने क्या क्या एक्शन लिया, ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखो, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर एक बयान आता है कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये हमला किया है, उन आतंकियों को, और इस हमले की साजिश रचने वाले, इस हमले की जो भी साजिश रचने वाला कौन है, इसका इशारा यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ है, और उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो एक लाइन और ऐड करते हैं कि ये जो भी आतंकी है वो धरती के किसी भी कोने में छुप जाए, उनको वहां से खींच कर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उनका ये, देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इतने कड़े शब्दों में ये बात की, इसका मतलब है कि एक्शन भी यहाँ पर बड़ा होने वाला है। यहाँ पर भारत के जो रक्षा मंत्री, उनका बयान आता है कि देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। देश की पूरी डिमांड आप देखें कि देश की पिछले कुछ दिनों में पूरा ये इस तरह के आ रही कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, और जो हमारा पीओके जिस पर वो कब्जा करके बैठा, और उसी पीओके से वो जो है आतंक के सारे यहाँ पर कारनामे करता है, वो पीओके वापस कब्जे में लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसी तरह के यहाँ पर आ रहा है कि वापस अपने हिस्से में इसको लेना होगा। देखो, पहलगाम हमले के बाद भारत की अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, उस पर हम बात करते हैं। एक तो सबसे जो बड़ा था, एक 1960 का भारत के और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता, भारत ने उसको तुरंत प्रभाव से सिंधु जल समझौते को रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया। 1960 की ट्रीटी थी, है ना। इसका मतलब है कि जो सिंधु नदी में जो 3 नदियों का जल पाकिस्तान में जाता है, उसको भारत कभी भी रोक सकता है। ये पहले जो था कि 80%
इसका जो पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा, 20% जो है वो भारत के पास रहेगा। ये संधि में था, लेकिन अब वो संधि को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अब पूरे भारत के अधिकार क्षेत्र में कि वो उसका किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकता है। और ये जो सिंधु जल समझौता था ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस सिंधु जल समझौते के अनुसार अगर भारत उसका थोड़ा बहुत भी पानी रोक लेता है तो वहाँ पर बहुत जो उनकी स्थिति है बहुत ज़्यादा और खराब हो सकती है। इसके अलावा कुछ और निर्णय थे, जैसे अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी वीज़ा को उनको रद्द करना, पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई, ये सारी चीज़ें। अभी जो लास्ट यहाँ पर हुआ, देखो भारत ने चिनाब नदी का भी पानी रोक दिया, 4 मई की यहाँ पर खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे एक्शंस भारत ने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन सभी शायद भारत के नागरिकों को भी ये लग रहा है कि ये एक्शन पर्याप्त नहीं है, इसके साथ बड़ा एक्शन होना चाहिए। और इसी के साथ भारत अपनी पूरी तैयारी पर लगाओ। तैयारी किस तरह की? भारत जो आज मॉक ड्रिल वाली ये सूचना आई है, इससे लगता है कि भारत भी एक पूरे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी तीनों सेना प्रमुखों से यहाँ पर चर्चा की है, उनके साथ बैठक की है और उनको ये बिल्कुल छूट दे दी है कि सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना समय चुनने को, अपने टारगेट चुनने को, और जैसा चाहे वो उस तरह का कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो भी डेली यहाँ पर मीटिंग्स हो रही, भारत ने सरकार ने जो है सभी दलों के साथ मीटिंग की है, अपोजिशन के साथ मीटिंग की है ना, मुख्य न्यायाधीश के साथ मीटिंग की है, राष्ट्रपति को उसको ब्रीफ दिया। ये सारे जो घटनाक्रम है वो तभी होता है जब एक यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर एक दूसरे देश के साथ बड़ा युद्ध होने वाला है। और जैसे जैसे ये रोज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक लगातार डर बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर कभी भी युद्ध हो सकता है। भारत का अगला एक्शन क्या हो सकता है? सबके भारत अगला एक्शन क्या लेने वाला है? देखो यहाँ पर एक चीज भारत ने हमेशा क्लियर की, चाहे इजराइल गाजा का वार हुआ है, रूस यूक्रेन का वार हुआ है, अब खुद भारत ऐसी स्थिति में कि भारत एक वॉर में जा सकता है, लेकिन भारत का हमेशा से एक पक्ष रहा है, हमेशा से, कि भारत हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है, वो कभी युद्ध का पक्ष नहीं लेता है। पिछले कुछ दिनों से मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पे 2-3 चीज़ें बहुत चली। डॉक्टर विकास की दिव्य कीर्ति जी का भी एक बहुत अच्छा वीडियो आया, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। उसमें वो यहाँ पर एक लाइन बोलते थे, वो यहाँ पर ये साहिर लुधियानवी जी की, कि जो जंग है, युद्ध है ना, युद्ध से क्या हल निकल सकता है? तो वहाँ पर उस लाइन लिखते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज देगी, भूख और इतिहास कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। देखो भारत का जो सिद्धांत है, भारत का जो पक्ष है, वो भी कुछ इसी तरह का है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन लेकिन जब शत्रु है, दुश्मन है, वो सारी हदें पार कर देती है, तब देखो ऐसा नहीं है कि हम उसको भी चुप होकर सहन करके बैठ लेंगे। वहाँ पर ये एक लाइन भी चल रही है रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी की, कि जब दुश्मन सारी हदें पार कर दे, सब जब जो है पानी सर से ऊपर चला जाए, तब इसको भी याद रखना चाहिए। जो महाभारत का एक प्रसंग है जहाँ पर श्री कृष्ण सारा प्रयास करते हैं, शांति के लिए सब कुछ प्रयास करते हैं, वो राज्य छोड़कर सिर्फ ये मांगते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, तब भी दुर्योधन कहता है कि मैं एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं देता हूं। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। यही बात पाकिस्तान के साथ भी हमने बहुत कोशिश की, 2014 के बाद भी जो आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो क्षेत्र की अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने खुद प्रयास किया, पाकिस्तान को उनके शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट किया था, खुद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन शायद उसने वो मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। आप देखो कि सोशल मीडिया में ये सारी बहुत चल रही है, मतलब भारत सरकार भी अब इसके लिए तैयार हो गई है कि अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसके लिए पूरी तरह से युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखो भारत का अगला एक्शन क्या हो सकता है? भारत सीधे युद्ध में नहीं जाएगा। भारत की हमेशा एक नीति रही, परमाणु नीति में तो यह है कि हम कभी न्यूक्लियर पॉलिसी में हम कभी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है। हम युद्ध में भी इसी तरह की पॉलिसी को अपनाते हैं कि हम पहला अटैक कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन हम पर अटैक करता है तो हमारा प्रहार वापस घातक होगा, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन का होगा, पूरी तरह से खत्म करने का होगा। तो भारत जो पहला एक्शन ले सकता है, भारत कभी भी पहली तरफ से पाकिस्तान पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। पीओके जहां टेररिस्ट अपने कैंप्स लगाकर बैठे, भारत का यही हो सकता है कि भारत पीओके में टारगेटेड अटैक करेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स में क्या सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 कर सकता है। पहले जो स्ट्राइक हुई यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, अभी जो बात हो रही कि भारत मिसाइल स्ट्राइक भी कर सकता है, इस तरह की स्ट्राइक्स, ये सबकी बात चल रही है। अगर भारत अपनी तरफ से एक्शन लेगा है पहली तरफ से, पाकिस्तान तो इस तरह से उतावला है कि भारत के कुछ भी एक्शन लेने से पहले हम पहले से हमला कर देते हैं, लेकिन अगर भारत अपनी तरफ से हमला करेगा तो पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं करेगा। भारत पीओके पर, आतंकवादियों पर, उनको ढूंढकर उनके यहाँ पर जो ठिकाने उस पर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान बहुत बार ऐसी गिदड़ बबकियां धमकियां दे चुका है कि अगर कुछ भी भारत करता है हम रिटेलिएट करेंगे और हम यहाँ पर जवाबी हमला करेंगे, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं और वैसे नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर भारत जो है
यहाँ पर पीओके में कुछ भी करता है तो यहाँ पर सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ से आ गया है कि वो इमीडिएट रिटेलिएट करेगा, जवाबी हमला करेगा, और यहाँ तक संभव है कि वहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर देगा, यहाँ पर भारत के विरुद्ध वो युद्ध की घोषणा कर देगा। और जब भारत के विरुद्ध वो युद्ध की घोषणा कर देगा तो भारत भी फिर युद्ध में शामिल होगा और फिर भारत पीछे यहाँ पर नहीं हटने वाला, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे युद्ध खुद पाकिस्तान चाहता है, वो खुद ज़्यादा बहुत उतावला हुआ जा रहा है। ऐसा क्या रीज़न है कि जो है पाकिस्तान खुद युद्ध चाहता है? पाकिस्तान की ऐसी हैसियत नहीं, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो भारत से युद्ध करवाए, फिर भी ऐसा क्यों कि वो बहुत उतावला है। अब ये 1971 की जो वार की बात की, यह एक आइकॉनिक इमेज है जिसमें यह इनके जो पाकिस्तान के जनरल नियाजी थे 92,000 सैनिकों ने, बाकायदा आप वीडियो देखिए उसमें घुटने टेक कर वो सरेंडर कर रहे हैं, है ना। घुटने टेक के उन्होंने सरेंडर किया भारतीय सेना के सामने, लेकिन वो कभी मानते नहीं है, ठीक है, कि वापस ये सारी चीज़ें, इसको सबको पता है ये वाली सीन, लेकिन देखो फिर भी वो वापस युद्ध चाहता है। अब क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर हम तुलना करें, भारत की और पाकिस्तान की तुलना करें, तो पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें जीडीपी और डिफेंस बजट अगर देखें, जीडीपी में आप देखिए भारत की जो जीडीपी है, थोड़ी सी अगर हम तुलना करें भारत पाकिस्तान की, भारत की जीडीपी है 324 लाख करोड़, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, और इसकी मात्र 30 लाख करोड़ रुपए, 10 गुना जीडीपी ज़्यादा है। डिफेंस बजट देखिए कहाँ 64,000 करोड़ रुपए, और यहाँ पर 6.8 लाख करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़रूरी होता है जब इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि आपको जो बाहर से सहायता चाहिए उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 2-4 दिन का खाना चल जाए, उतना ही यहाँ पर बचा हुआ 1.3 लाख करोड़ का, और यहाँ पर 57.3 लाख करोड़ का, इससे भी ज़्यादा, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, इससे भी ज़्यादा एक बड़ा यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार भारत में। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं है। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल भिखारी जैसी वहाँ पर हो रखी है कि वो हर जगह सिर्फ मांगने ही जा रहा है, ये स्थिति पाकिस्तान की हो रखी है। लेकिन सवाल वही कि फिर इतनी स्थिति खराब है तो वहाँ पर क्यों वो जो है भारत से ये इस तरह की दुश्मनी लेना चाहता है। तो ये मीडिया की कुछ न्यूज़ मैंने यहाँ पर लगाई है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा। अगर हम मिलिट्री पावर की देखें, सिर्फ 4 दिन के लिए वो लड़ सकता है, इतनी इसकी पावर है ना। एक फायर पावर इंडेक्स आता है जिसमें मिलिट्री पावर्स देखी जाती है। भारत की रैंक दुनिया में चौथा देश है भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा सबसे शक्तिशाली देश भारत इसमें आता है। पाकिस्तान का नंबर 12वें में आता है। भारत के पास 14 लाख यहाँ पर जो सक्रिय जवान है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख 54, लगभग आधा ही यहाँ पर जवान है। और अगर हम यहाँ पर एयरफोर्स की और नेवी की तुलना भी करें तो भी पाकिस्तान यहाँ पर कहीं भी टिक नहीं पाता है। भारत के पास देखो नेवी के पास अगर देखो तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी वॉर में, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी यहाँ पर वॉरशिप नहीं है। बाकी आप कोई भी तुलना करके देख लीजिए, पनडुब्बी यहाँ पर 18 है, यहाँ सिर्फ 8 है, डिस्ट्रॉयर 13 है, यहाँ पर 0 है, फ्रिगेट युद्धपोत 14 यहाँ पर 9 है ना। कहीं पर भी पाकिस्तान मिलिट्री की यहाँ पर भी टिक नहीं पाता है। तो सवाल आता है फिर ऐसा क्या है, पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है, वो इतना युद्ध के लिए उतावला क्यों है, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है फिर वो इतना कॉन्फिडेंस में क्यों? देखो पहला रीजन तो ये है, पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा धमकी किसकी देता है? हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, हम पूरे भारत को ख़त्म कर सकते हैं, वो इस तरह की देता है। हालांकि बातें करना और इस तरह की चीज़ें करना बहुत अलग है। न्यूक्लियर वेपन्स, देखो पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन्स अगर युद्ध हो भी जाता फुल फ्लेज तो इसकी संभावना बहुत कम है। हम किसी और वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अगर परमाणु हमले का जो खतरा है उसकी संभावना कितनी है, इसकी संभावना बहुत कम होती है। इतने आसानी से परमाणु जो हमले वो होते नहीं। जैसे पुराने हम युद्ध में देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो होता है, ब्रह्मास्त्र अगर किसी ने चला दिया है ना तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वैसा ही न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर है, तो न्यूक्लियर वेपन्स की संभावना बहुत कम लगती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसकी धमकी देता है और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे पूरा जो गेम प्लान है वो कुछ दूसरा और लग रहा है। पाकिस्तान जो है इसमें पीछे जो पूरा गेम प्लान है वो चीन का यहाँ पर प्लान सारा लग रहा है। पाकिस्तान एक तरह से चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। देखो ये सारा सीन अगर आप समझना, ये सारा सीन तब होता है जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से चाइना पर बहुत भारी टैरिफ लगा देते, 200% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं। अब चाइना की स्थिति नहीं है कि वहाँ पर वो अमेरिका में कुछ सेल कर सके, उसकी जो कंपनियां थी वो सारी भारत में शिफ्ट हो रही थी। उस टैरिफ वॉर का जो सबसे नुकसान हो रहा वो चाइना का हो रहा था, और सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा था वो भारत को होने वाला था। भारत को इसमें बहुत बढ़त होने वाली थी। चाइना ने पीछे यही चाह रहा था कि भारत को इसका बढ़त नहीं मिले, कैसे भारत में अस्थिरता क्रिएट करे। और यह आप देखिए कि इसी बीच में यहाँ पर होता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत इस तरह से आतंकी हमला होता है, और आज स्थिति ये आ गई कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े हैं। युद्ध चाहे भारत कितना मजबूत हो, कैसा भी हो, युद्ध होगा, भारत की आर्थिक स्थिति खराब होगी। यहाँ पर भारत की छवि भी यहाँ पर इस तरह से इन्वेस्टर्स में ऐसी बनेगी कि यहाँ पर स्थिरता नहीं है, भारत से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस बाहर जा सकते हैं, और यही चीन चाहता है। तो सबसे पहला रीजन जो चीन इसमें है कि भारत को टैरिफ वार को किसी तरह का लाभ होने से रोकना, और उसको यहाँ पर उसकी कैसे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर की जा सके। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर चीन का है,
एक्चुअल में ये वॉर जो है पाकिस्तान नहीं लड़ने वाला है। बैकडोर से ये जो वार है, ये युद्ध है, ये चीन लड़ने वाला। आप देखना कि हमने अभी बात की थी, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। क्या उसको ये पता नहीं है? उसके बाद भी ये पता है कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद और 4 दिन का खाने का सामान बचा हुआ है। उसको पता है। आप देखो कि यूक्रेन और रसिया वार जो है कितने 1 साल 2 डेढ़ साल से ज़्यादा वहाँ पर चला। यूक्रेन क्या टिक सकता है रसिया के सामने? लेकिन कैसे चल रहा है? उसके पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका लग गया। यही गलतफहमी एक तरह से पाकिस्तान को भी है कि मुझे लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। और इसी के साथ चीन ये कोशिश करना चाह रहा है, ये टेस्ट करना चाह रहा है कि भारत की जो सैन्य तैयारी है, अगर मैं अपने सारे हथियार भी लगा दूं तो एक तरह से ये टेस्टिंग। चीन की हमेशा रणनीति रही है, चीन की हमेशा, वो कभी भी सामने से युद्ध नहीं लड़ता है। उनका एक बहुत पुराना ऐसा सिद्धांत रहा है कि असली युद्ध वो होता है जो बिना लड़े ही जीत जाते हैं। चीन इसमें देखो खुले तौर पर नहीं लड़ रहा है चीन, पर वो भारत की सैन्य तैयारी परख रहा है कि वो हमारे हथियारों के सामने कितना टिक पाता है, कितना कर पाता है। तो इसमें पीछे एक बहुत बड़ा जो गेम प्लान है वो यहाँ पर चीन का भी, पर वो सीधे तौर पर कभी भी सामने नहीं आता है। वो इस तरह का युद्ध लड़ना चाह रहा है जिसमें वो टेस्ट भी कर, दुश्मन की शक्ति को भी परख लेगा और सीधे तौर पर सामने भी यहाँ पर नहीं आना, उसका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर वो भारत को 2 मोर्चों पर उलझाना चाहता है। चीन भी वो LAC पे तो उलझा रहे, LOC पे भी। यहाँ पर भारत के पास जो हमेशा खतरा है वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी खतरा हमेशा यहाँ पर रहता है, और वो दोनों स्तर पे यहाँ पर है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जो भारत को बढ़त मिल रही है, उस भारत के प्रभाव को रोकना। पाकिस्तान जो इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें उसने भारी निवेश कर रखा है। तो और अभी जो टेंशन चल रही है बलूचिस्तान वाली, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो इस कारण भी वो वहाँ पर भारत पाकिस्तान को यहाँ पर उलझाना चाहता है। लेकिन वो खुला युद्ध में कभी भी समर्थन नहीं देगा, क्योंकि उसमें चीन को बहुत रिस्क लगता है। वो बैकडोर से यहाँ पर लड़ने वाला है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये मैंने कुछ इमेजेस लगाई, ये चीन के बहुत सारे फाइटर जेट जो पाकिस्तान को दिए, J-10C फाइटर जेट है, F-17 हंटर फाइटर जेट। इसके अलावा अमेरिका के F-16 भी उसके पास है, ये उसका है। लेकिन भारत के जो राफेल है, और यहाँ पर आप देखिए इनका जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है यहाँ पर HQ-9AD है ना। हालांकि ये भारत के जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, एंटी डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है यहाँ पर, और भारत के जो राफेल जेट्स है उसके सामने यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। चाइना का माल है, क्या पता कितना चले कितना नहीं चले, इतने ज़्यादा टेस्टेड इनका यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन चाइना ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा भी हाल ही में अपन ने देखा कि जो तुर्की है, तुर्की ने भी राजनीतिक और सैन्य समर्थन इनको भेजा है। अपना एक पूरा बड़ा यहाँ पर विमान भेजा जिसमें सारी सैन्य सामग्री यहाँ पर आई, ऐसी सूचना मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो भी पनडुब्बियां होती है उसको अटैक करने वाला ये जो कॉर्वेट है, TCG बाइकोटा कॉर्वेट, कहा तो ये जा रहा है कि सिर्फ में एक रूटीन जो ट्रेनिंग चलती है उसके लिए, लेकिन इसके पीछे सारा यह है कि उसको तुर्की का भी एक तरह से समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। तो पाकिस्तान को चाइना और तुर्की जैसे बड़े देशों को भी समर्थन मिल रहा है, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस है। बांग्लादेश का ऐसा बयान आता है, मोहम्मद यूनिस की जो सरकार चल रही है वो चाइना से कह रही है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो हमें एक साथ आकर जो भारत के नॉर्थ ईस्ट है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब देखो कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जो हमारे कई एक राज्य से भी छोटा है, कई राज्यों से बांग्लादेश छोटा है, वो भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिसको 1971 में आज़ादी दिलाने में भारत का रोल था, वो भी यहाँ पर आंखें दिखा रहा है, वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में। और कुछ OIC देश जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं 54 देशों का, उससे कुछ देश भी इनके नैतिक रूप से सपोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से सीधा नहीं आएंगे, बस बयानबाजी वाला काम रहेगा, बहुत ज़्यादा इनका समर्थन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब सवाल आता है कि पाकिस्तान युद्ध क्यों चाहता है? ये सारा तो चाइना का गेम प्लान है, तो पाकिस्तान युद्ध क्यों चाहता है? पाकिस्तान भी चाहता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे जनता का ध्यान हटे। क्या पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा यहाँ पर फटेहाल हो गया, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, आंतरिक असंतोष इतना बढ़ गया है कि जनता का ध्यान उससे भटकाना बहुत ज़रूरी हो गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ की सेना का अस्तित्व कब तक रहता है? सेना चाहती है कि उसका अस्तित्व बना रहे। सेना का अस्तित्व तभी बना रहेगा जब कोई वॉर करती है, ठीक है, वॉर दिखाती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होगी, वो वॉर करके कुछ ऐसी चीज़ों से अपना यहाँ पर अस्तित्व बचाने के लिए यहाँ पर जनता का ध्यान भटकाना और अपना अस्तित्व बचाना। उसके अलावा जो आतंकी संगठन जिसमें प्रूव हो गया कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, है ना, उस पर जो प्रेशर आ रहा है उसका ध्यान भटकाना, कश्मीर को भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखना, इस तरह की चीज़ें करके, और चीन की शह उसको मिली हुई है, उसको भारत को धमकाने और कमज़ोर करने की रणनीति पर वो चल रहा है। पाकिस्तान इसी वजह से युद्ध चाहता है, बाकी पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पर नहीं है। अब सवाल है कि भारत का साथ कौन कौन दे सकता है? देखो अमेरिका और रूस दोनों के यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि भारत को जो है इस मामले में जो आतंकी अपना डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पाकिस्तान के कोई समर्थन में कुछ भी नहीं किया और आतंकवाद की जो घटना हुई उसकी निंदा की, और भारत के एक तरह से समर्थन यहाँ पर दिया है कि आप अपनी डिफेंस में कोई भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अमेरिका यहाँ पर आप देखो रूस का समर्थन मिला। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये क्वाड का हिस्सा है। क्वाड जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक रणनीति का एक हिस्सा है, उसके तहत जापान, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और जापान के संबंध भी चाइना से, पाकिस्तान से इतने अच्छे नहीं है। वो भारत का एक तरह से सपोर्ट में यहाँ पर, फ्रांस की भारत में आप देखेंगे डिफेंस पार्टनर के रूप में है, रूस में वो डिफेंस पार्टनर के रूप में, इजराइल हमेशा भारत के सपोर्ट में रहा है, चाहे इंटेलिजेंस और रक्षा टेक में वहाँ पर। और इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है ना, वो भी यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन दे रहे हैं। और अगर हम देखा जाए तो अधिकांश देशों का जो नैतिक समर्थन है ना, वो भारत को ही मिल रहा है। ये बहुत जरूरी होता है, नैतिक समर्थन को मिलिट्री सपोर्ट ऐसा नहीं, लेकिन नैतिक समर्थन मिल रहा। अगर सबके सब लोग नैतिक रूप से भी भारत के खिलाफ होते तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह का वॉर लड़ना। लेकिन नैतिक समर्थन भी सारा का सारा किसके पक्ष में है, वो भी भारत के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में गिने चुने 2-4 देश आने वाले, बाकी कोई भी और नहीं है, और कोई आना भी नहीं चाहेगा, है ना। उनको नहीं, हारने वालों के पास कोई नहीं जाता है, तो उनके साथ कोई आना भी यहाँ पर नहीं चाहेगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है, क्या पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से जाने वाला है? हम सबका तो ये है कि पीओके अभी ये मौका है, अगर वॉर जैसी सीन भी होती है तो ये ऐसा वार होना चाहिए कि जो पीओके, हमारा जो पीओके वापस भारत के कब्जे में आना चाहिए, जिसको पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है वो यहाँ पर आना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है ना वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, कि यहाँ पर जो पीओके से जो आतंकवादी कैंप चलते हैं वो यहाँ से हट जाए। और सिर्फ लोग यहाँ सिर्फ ये नहीं चाह रहे, वो तो ये भी चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान, न केवल पीओके बल्कि पाकिस्तान को तो 4 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाए, जैसा वहाँ पर स्थिति चल भी रही है, बलूचिस्तान का तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर इस तरह का हो जाता है तो पाकिस्तान जैसा कोई देश बचेगा नहीं, और भारत की हमेशा समस्या जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन देखो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये अगर एक वॉर सीन होता है और भारत उसमें बढ़त बनाता तो ये पूरी संभावना है कि वहाँ पर जो है पीओके भारत के हिस्से में, जो भारत का हिस्सा है जिस पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, उस पर कब्जा वापस भारत का हो सकता है। और एक जो कंट्री है बलूचिस्तान, जैसे बांग्लादेश यहाँ पर अलग हुआ, वैसे पूरी संभावना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, उसको अगर भारत का समर्थन मिले तो यहाँ पर एक टुकड़ा और बन सकता है, फिर पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाएगा कि वापस वो इसकी संभावना न के बराबर रहेगी। ठीक है, तो भारत क्या कर सकता है? देखो यहाँ पर पहली बात तो भारत जो बात कर रहा है, यहाँ पर आप देखें हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर, उनका एक बयान था, मुझे लगता है पीओके की वापसी ही हमारा समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है, इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कश्मीर का समाधान भी हो जाएगा। और भारत पिछले कुछ सालों से यही कोशिश करने कर रहा है कि हम कश्मीर का कंप्लीट समाधान चाहते हैं, पीओके हमारा हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये पूरी सरकार के सभी मंत्रियों को एक मत से यहाँ पूरा सारा बयान है। ठीक है, और अगर बात देखें यहाँ पर, एक तो ये चल रहा है कि भारत पूरी तरह से इस पर तैयारी कर रहा है कैसे पीओके को वापस लिया जाए, और दूसरा भारत जो है बलोच विद्रोह, जिस तरह से मुक्ति वाहिनी सेना को 1971 में समर्थन दिया था, अगर इस तरह का समर्थन बलोच लिबरेशन आर्मी को भी मिल जाता है भारत का, तो मानकर चलिए कि बलूचिस्तान जो भी है वो भी पाकिस्तान से पूरा तरह से यहाँ से अलग हो सकता है। जिस तरह से देखो यहाँ पर ये मुक्ति वाहिनी में भारतीय सेना ने इनको ट्रेनिंग दी थी, अगर ऐसा होता है तो संभव है कि एक नया देश जो है विश्व के नक्शे पर उभर कर आ जाए। जो सबसे बड़ा डर पाकिस्तान का है वो है कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि बलूचिस्तान टूट जाए, 4 भागों में वो टूट जाए और इनके अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती। आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, आंतरिक अशांति, आंतरिक असंतोष इतना ज़्यादा है, और अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसका भारत को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान तो मतलब जैसे बात चल रही है ना कि बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जैसा हो गया है, वो तो खुद खत्म होने वाला ही है, लेकिन जाते जाते किसी और को खत्म करके जाना है, किसी को नुकसान पहुंचा कर जाना है। वो बस इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन सामने वालों को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान की हो रही है। अभी भारत क्या एक्शन ले रहा है, तो देखो भारत अभी सीधे तौर पर युद्ध में नहीं जाने वाला है, वो पीओके पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करेगा, टारगेटेड स्ट्राइक यहाँ पर करेगा। लेकिन हाँ, कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है, तो वॉर पोजिशन में जरूर है, उसकी सारी की सारी तैयारी चल रही है। और ये पूरा जो सामने दिख रहा है, जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है कि वॉर कभी भी हो सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है ना। भारत एक बड़े युद्ध के लिए भी तैयार है कि ये कभी भी हो सकता है, जैसे 1971 हुआ, उससे भी बड़ा वार यहाँ पर छिड़ने की संभावना है। और भारत नॉर्मल अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं, वो पूरी रणनीति से काम कर रहा है कि इस समय हम चुनेंगे, टारगेट हम चुनेंगे। और पाकिस्तान की बात करूँ तो न तो कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन उनको दिख रहा है, न इनके पास कोई आर्थिक ऐसी रही है। और अगर इस बार युद्ध हुआ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य और भूगोल दोनों ही बिगड़ जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे सपने जैसा ये युद्ध होने वाला है, बहुत बुरी तरीके से वो मार यहाँ पर खाने वाला है। और लास्ट में आप सभी से एक सवाल बताइए कि क्या भारत को अब पीओके पर वापस लेने के लिए अब एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है? आज जब ऐसी स्थिति हो गई है ना, इस तरह की, जब हम उनसे सारा प्रयास करके थक चुके हैं, अगर वॉर होता है तो पीओके हमें कम से कम, ये 1971 में 1971 में जब भारत ने बड़े भूभाग पर, पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था,
उसके 92,000 सोल्जर्स को, 92,000 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था, उसको घुटने टेक कर उनको सरेंडर करा दिया था। तब भी भारत इस कंडीशन में था कि वो पीओके वापस ले सकता था। लेकिन भारत ने वहाँ फिर से एक तरह से बड़ा दिल दिखाया, या फिर एक तरह से ये था, ये बात आती है कि हम ये युद्ध जो है फील्ड में तो जीत गए थे 1971 का, लेकिन हम टेबल पर वहाँ पर वापस हार गए, हमने पीओके को जाने दिया। क्या इस तरह से वापस तो नहीं हो जाएगा? या अब वो निर्णायक समय है कि हम पीओके को वापस लेना ना चाहिए? आप मुझे कमेंट में लिख लीजिए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।